और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान जो है प्रशासनिक संरचना। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक संरचना पे। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 4 है आपका। प्रशासनिक संरचना क्या थी, उन प्रशासनिक संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद पहले हम लोगों ने सभी एक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर हम प्रशासनिक संरचना में बात करें कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है हमारी प्रशासनिक संरचना बेसिकली कैसी थी, तो प्रशासनिक संरचना में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हमने कहा कि जो इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें, चूंकि 1784 का जो एक्ट आया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत लाया गया। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आप सभी को। अगर इसके मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, इसके मुख्य स्तंभों पे अगर हम बात करें, जिसमें सिविल सेवा आता है, सेना है, पुलिस है, न्यायपालिका है। लिख लीजिए इसमें प्रमुख स्तंभ के बारे में, अगर इसके बारे में बात करें, पिलर कौन कौन से हैं प्रशासनिक संरचना के, मेन जो प्रमुख स्तंभ है, तो लिखो सिविल सेवा। सिविल सेवा लिख लो। सिविल सेवा है आपका, सेना है, पुलिस है, न्यायपालिका है। भाई सबका एक अलग रोल है। सेना का अलग रोल है, पुलिस का अलग रोल है, न्यायपालिका का अलग रोल है। न्यायपालिका का जो बेटा अलग रोल है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रमुख स्तंभ है। और मैंने कहा कि इस जितने भी स्तंभ थे, उन सभी को स्तंभों को, चूंकि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन का मुख्य जो लक्ष्य क्या था, वो ब्रिटिश शासन की दक्षता को बनाए रखना, कानून और व्यवस्था का संरक्षण करना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो इसको कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन का क्या मुख्य लक्ष्य था। तो ब्रिटिश भारतीय प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या था, प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या था, प्रशासन का मुख्य लक्ष्य, तो मुख्य लक्ष्य क्या था ब्रिटिश भारत प्रशासन का, ये ब्रिटिश की बात की जा रही है, ब्रिटिश भारत की बात की जा रही है। तो ब्रिटिश भारत प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या था, प्रशासन का मुख्य लक्ष्य था कि ब्रिटिश शासन की दक्षता को बनाए रखा जाए, ब्रिटिश शासन की दक्षता को बनाए रखा जाए, को बनाया रखा जाए, बनाया रखा जाए, ये कहा जा सकता है। ठीक है, तथा कानून व्यवस्था का संरक्षण हो। ठीक है, कानून व्यवस्था का संरक्षण हो, कानून व्यवस्था का संरक्षण, कानून व्यवस्था का संरक्षण हो। कानून व्यवस्था का क्या हो बेटा, कानून व्यवस्था का संरक्षण हो। क्या इस बात को हम लिख सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश चूंकि विदेशी था और भारतीयों के प्रति उनके अंदर कोई आकर्षण तो था नहीं, इसे समझते हुए स्वयं को सर्वोच्च बल के रूप में उन्होंने स्थापित किया। ये सभी आप लोग भली बात इस चीज को जानते हैं। अगर हम सिविल सेवा में बात करें, चूंकि मैंने कहा कि कई सारे इसके स्तंभ है, सिविल सेवा है, सेना है, पुलिस है, न्यायपालिका है, तो आइए एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं क्या है ये सब चीजें। सिविल सेवा की बात की जाए तो अगर हम बात करें सिविल सेवा में, तो वास्तविक रूप में जो इसका गठन जो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था, जो कालांतर में वर्तमान में प्रशासनिक मशीनरी जो है उसके रूप में परिवर्तित हुआ है। तो लिखिए सिविल सेवा, सिविल सेवा, सिविल सेवा। तो मैंने क्या बोला, इसकी जो शुरुआत, जो वास्तविक रूप में जो है इसका गठन जो था, लिखिए वास्तविक रूप में, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेना चाहिए। वास्तविक रूप से इसका गठन, गठन किस लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखिए इसका गठन ईआईसी के वाणिज्यिक मामलों को प्रभावी बनाने के लिए था। वाणिज्यिक मामलों को प्रभावी बनाने के लिए, मामलों को प्रभावी प्रभावी बनाने के लिए, इसका प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन कालांतर में जो है प्रशासनिक मशीनरी में परिवर्तित हुआ। वर्तमान में प्रशासनिक मशीनरी के रूप में, वर्तमान में प्रशासनिक मशीनरी के, प्रशासनिक मशीनरी के रूप में जो है किया गया। बहुत सारे, जैसे वारेन हेस्टिंग्स का नाम आप जानते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल,
जिसने भारतीय सिविल सेवा का गठन किया। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो बातें करेंगे। कर्नावालिस, जिसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, चूंकि सिविल सेवा हम पढ़ा रहे हैं तो इसी में जो है ऐड कर लीजिए। लिखिए मेन मेन। वारेन हेस्टिंग्स, आप सभी जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स कौन? तो बंगाल का गवर्नर 1773 से, लिखो बंगाल का, लिखो बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका कार्यकाल 73 से लेकर 85 तक। लिखो 1773 से 1785 तक। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? तो ये जो था भारतीय सिविल सेवा का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सेवा, आईसीएस जिसे कहते थे, भारतीय सिविल सेवा का गठन गठन किया गठन किया। ये कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला लिखिए कर्नावालिस। कर्नावालिस के बारे में लिखिए, लॉर्ड कर्नावालिस, जो बंगाल का गवर्नर जनरल 86 से 93। कौन था बेटा? बंगाल का क्या था ये? बंगाल का जो है ये भी क्या था? गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल ये भी था। और बंगाल का गवर्नर जनरल तो था बेटा, भारत में सिविल सेवा का जनक था। भारत में सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का क्या था बेटा? ये जनक था। इसके साथ साथ सिविल सेवा का गठन प्रभावी तौर पर इसने किया। ठीक है, और सिविल सेवाओं के पूर्ण यूरोपीकरण की नीति का पालन किया। पूर्ण यूरोपीकरण की नीति का पालन किया। यूरोपीकरण की नीति का पालन किया। करण की नीति का पालन किया बेटा। नीति का क्या किया? नीति का पालन किया। ये भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न विभागों के कर्तव्य निर्धारित किए इसने, कर्नावालिस ने। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी जानते भी हैं कि संविद जो है सिविल सेवा के बारे में जो है, चूंकि अधीनस्थ सिविल सेवा भी होती है, संविद सेवा सिविल सेवा भी होती है। ठीक है, तो ये सब भी चीजें आप सभी को चूंकि जानना चाहिए, जो मैं अभी बता रहा कि वारेन हेस्टिंग्स और कर्नावालिस का दो लोगों का नाम हमने लिया। ठीक है, मैंने कहा आप सभी से, जो कि अधीनस्थ सिविल सेवा जो होता है, इसमें नियुक्त अधिकारियों को संविद आधारित परिपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना होता था। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, जानते ही होंगे आप सभी। अगला लिखिए इसी में 1793 का, चूंकि चार्टर्ड एक्ट मैंने बताया, 1793 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा जो है कहा गया कि सीमा बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई। ठीक है, लिख लीजिए 1793 के चार्टर्ड एक्ट का, चार्टर्ड एक्ट जो आप सभी जानते भी हैं कि इस एक्ट के द्वारा जो है लेखकों को काम पर रखने के लिए जो आयु सीमा 22 वर्ष की गई। लेखकों को लिख लीजिए, लेखकों को काम करने काम करने की जो है, लिख लीजिए, लेखकों को काम करने की आयु सीमा बढ़ाकर 22 वर्ष। आयु सीमा ये बढ़ाकर कितना किया गया बेटा? 22 वर्ष किया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सभी को जानना चाहिए। और विदेशियों को सेवा में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस लिख लीजिए कि इस अधिनियम में जो है सिविल सेवकों को चार्टर्ड का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में सिविल सेवकों को जो है, सिविल सेवकों को जो है, सेवकों को चार्टर्ड का एक्ट प्रदान किया गया। चार्टर्ड का एक्ट प्रदान किया गया बेटा। और चार्टर्ड का एक्ट ही नहीं प्रदान किया गया, अधिनियम में विदेशियों को सेवा में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। एक्ट में विदेशियों को सेवा में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। सेवा में रखने पर क्या लगाया गया बेटा? प्रतिबंध लगाया गया। विदेशियों को रखने पर क्या लिया गया? प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, अगला लिखिए लॉर्ड वेलेस्ली। इसी भी लिख लीजिए लॉर्ड वेलेस्ली, जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, इसी में लिखिए लॉर्ड वेलेस्ली लिखिए। बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805। 1798 से 1805 कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल
बंगाल का गवर्नर जनरल। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया इसने। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना 1800 में किया। और क्या क्या लिखोगे इसके बारे में? चीफ सेक्रेटरी के पद की स्थापना की। जो चीफ सेक्रेटरी का पद होता है, सेक्रेटरी के पद की स्थापना किया, पद की स्थापना किया बेटा। सोचो, चीफ सेक्रेटरी के पद की स्थापना किया। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आप सभी जानना चाहिए, आप सभी को। उसके बाद मैकाले समिति आती है, भारतीय सिविल सेवा समिति 1853, लिख लीजिए। मैकाले, लॉर्ड मैकाले, मैकाले समिति सब पढ़ा चुका हूं थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो मैकाले समिति कब आती है बेटा? भारतीय सिविल सेवा समिति 1853 लिखिए। भारतीय सिविल सेवा समिति 1853। और इस समिति के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है न्यूनतम तथा अधिकतम आयु को जो है न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम न्यूनतम 18 वर्ष लिखिए। न्यूनतम आयु 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष, 25 वर्ष ये किया गया। ठीक है, फिर लिखिए 1861 का भारतीय सिविल सेवा नियम, 1861 का भारतीय सिविल सेवा एक्ट, भारतीय सिविल सेवा एक्ट। जो मेन कोर चीज है बस वही बता रहा हूं बेटा। न्यूनतम आयु जो है 18 साल और 25 साल हो गया। इंग्लैंड में परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी भाषा में। इंग्लैंड में परीक्षा का आयोजन, परीक्षा का आयोजन, भाषा अंग्रेजी लिखो। भाषा अंग्रेजी, भाषा अंग्रेजी, भाषा बेटा अंग्रेजी। भाषा जो चाहिए, मैंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में ग्रीक तथा लैटिन के शास्त्रीय अध्ययन पर आधारित। ठीक है, ग्रीक तथा लैटिन लिख लो। ग्रीक, लैटिन। ठीक है, याद रखिएगा। आयु सीमा को जो है मैंने कहा कि 1859 में 23 वर्ष तथा 1878 में 19 वर्ष कर दिया गया। लिख लो आयु सीमा को, लिख लो आयु सीमा को, आयु सीमा को जो है 1859 में 23 वर्ष, 1859 में 23 वर्ष, 23 ईयर, एंड 1878 में 19 वर्ष किया गया। 1878 में 19 वर्ष किया गया, 19 साल किया गया। ये भी लिख सकते हैं। ये दौर वही था जो 1863 ईस्वी में, आप सभी जानते हैं कि सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो लिखिए 1863 में लिखिए। इसी में जो है 1861 का एक्ट के बाद में लिख रहा हूं, इसी में लिख रहा हूं कि 1863 में जो मैंने कहा कि ये पहली बार 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे। देखो, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय, पहले भारतीय जिन्होंने क्या पास किया बेटा? जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त की, आईसीएस की परीक्षा पास, आईसीएस परीक्षा पास। सोचिए, पहले ऐसे थे। ठीक है, और जो लॉर्ड लीटन ने जो है आईसीएस की न्यूनतम आयु 19 वर्ष की, यही 1861 के एक्ट में लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन ने, जो मैं कहूं, जो लॉर्ड लीटन ने जो है आईसीएस की न्यूनतम आयु 19 वर्ष की, आईसीएस की न्यूनतम आयु कितनी की? 19 वर्ष। सोचो 19 साल, इतने बड़े अंग्रेज वाले थे सर। ठीक है, इसके साथ मैंने कहा कि आयु सीमा को 1800, जो मैंने कहा कि 59, देखिए इसके पहले मैंने बताया आपको कि आयु सीमा को 1859 में 23 साल, 1878 में 19 साल किया गया। उसके बाद मैंने कहा आपसे कि 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, और लॉर्ड लीटन आईसीएस की जो उम्र की थी न्यूनतम 19 साल किया था। क्या इस पॉइंट को लिख सकते हैं? तो 1861 का जो एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखिए वैधानिक सिविल सेवा एक्ट 1878, लिखिए
वैधानिक सिविल सेवा एक्ट 1878, वैधानिक सिविल सेवा एक्ट, सिविल सेवा एक्ट 1878, वैधानिक सिविल सेवा एक्ट 1878। इसमें क्या है, लीटन द्वारा वैधानिक जो गठन किया गया इसमें, और लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा के लिए आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की। लॉर्ड रिपन ने आयु सीमा 21 वर्ष, ठीक है बेटा, पहले तो पॉइंट ये लिख लो, ठीक है, 21 वर्ष डिसाइड किया। इसी समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना चूंकि 1885 में हुई, ये वही दौर था जो इंडियन नेशनल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई बेटा, ये भी कह सकते हो। इसके साथ साथ मैंने कहा कि इसी समय जो है भर्ती के लिए आयु की सीमा को बढ़ाने की बात की गई, भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाने की बात की गई, आयु सीमा को बढ़ाने की बात की गई बेटा, बढ़ाने की बात की गई, आयु सीमा को बढ़ाने की बात बेटा की गई, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे आयोग आए, जैसे एचिसन आयोग आया 1886, एचिसन आयोग लिख लीजिए, एचिसन आयोग, एचिसन आयोग कब आया बेटा, लिख लो। तो एचिसन आयोग कब आता है, तो वो आता है 1886 में, ठीक है, लिखो 1886 में। और ये एक्ट ये आया, इसने आयोग में रिपोर्ट के आधार पर 1892 में सिविल सेवा में संशोधन किया, 1892 में सिविल सेवा में संशोधन किया, सिविल सेवा में संशोधन किया, संशोधन किया, सिविल सेवा में बेटा संशोधन किया, ठीक है, सिविल सेवा में क्या किया, संशोधन किया। और जो मैंने कहा कि सिविल सेवा को जो है 3 भागों में बांटा गया, शाही सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सिविल सेवा। सिविल सेवा को 3 भागों में बांटा गया, लिख लो, सिविल सेवा को 3 भागों में, 3 भागों, पहला लिखो शाही सिविल सेवा लिख सकते हैं, प्रांतीय सिविल सेवा लिख सकते हैं, शाही, प्रांतीय, और लिखिए अधीनस्थ सिविल सेवा, अधीनस्थ सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सिविल सेवा और शाही सिविल सेवा। न्यूनतम आयु बढ़ाकर 23 वर्ष की गई, न्यूनतम आयु 23 वर्ष, न्यूनतम आयु इसमें 23 साल की गई बेटा, ये लिख सकते हो ना। अगला लिखो, इस्लिंगटन आयोग आया, इस्लिंगटन आयोग लिखिए 1912, इस्लिंगटन आयोग 1912, इस्लिंगटन, इस्लिंगटन लिख लो, इस्लिंगटन, इस्लिंगटन आयोग 1912 लिख लीजिए, इस्लिंगटन आयोग 1912। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड द्वारा आयोजन का गठन, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड द्वारा आयोजन का गठन, आयोजन का गठन। और लिखो बेटा, 25% पदों पर भारतीयों को प्रोन्नति का लक्ष्य रखा गया, 25% पदों पर भारतीयों को पदोन्नति का लक्ष्य रखा गया, पदोन्नति का लक्ष्य रखा गया, का लक्ष्य इसी समय, इसी एक्ट में। और भारत सरकार के जो अधीनस्थ सेवाओं को श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, अधीनस्थ सेवाओं को, अधीनस्थ सेवाओं को जो ग्रुप ए ग्रुप बी जो कहते हैं, श्रेणी 1 श्रेणी 2 में किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, चूंकि कई सारा मॉन्टेग्यू सुधार हमने बात किया, लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए, जो मॉन्टेग्यू सुधार के बारे में जो हम बात करें 1919, ठीक है, 1919। भारत तथा इंग्लैंड में परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव, भारत तथा
इंग्लैंड, लिखिए भारत तथा इंग्लैंड में, लिख लीजिए भारत तथा इंग्लैंड में परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव, परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव, परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव, पहले तो ये लिख लीजिए परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव, 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव, लिख लीजिए 1/3 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव, 1/3 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव, 1/3 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव। ठीक है, 1922 में सिविल सेवा आयोग की देखरेख में पहली प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। 1922 में पहली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ये सब जानते हैं आप सभी, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। ठीक है, आयोजित की गई थी। ठीक है, सबको क्लियर है। फिर ली कमीशन आता है 1925 में, लिखिए ली कमीशन 1925, लिखिए ली कमीशन 1925, ली कमीशन 1925। ली कमीशन 1925 के बारे में अगर हम बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार राज्य सचिव को दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में क्या किया गया बेटा, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार राज्य सचिव को दिया गया। नियुक्ति का अधिकार राज्य सचिव को दिया गया, राज्य सचिव को दिया गया, सचिव को दिया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लिख लो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया बेटा। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कहा कि भारतीय तथा यूरोपीय युग की नियुक्ति का अनुपात 50% रखा गया। भारतीयों तथा यूरोपियों की नियुक्ति, भारतीय तथा यूरोपियों की नियुक्ति का जो है अगर हम बात करें, भारतीय तथा यूरोपियों की जो नियुक्ति का अधिकार राज्य सचिव को दिया गया। नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया बेटा, राज्य सचिव को दिया गया, राज्य सचिव को दिया गया, राज्य सचिव को दिया गया। ठीक है, बाकी भारत शासन अधिनियम 1935 हमने पढ़ा ही है, 1935 के बारे में हम सभी जानते भी हैं। ठीक है बेटा, तो ये सभी चीजें आप सभी को जाननी चाहिए। ठीक, तो ये सब चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए, इन सब चीजों को। अब हम बात करते हैं पुलिस के बारे में। इसमें पुलिस हेडिंग डालिए, पुलिस। पुलिस की जो व्यवस्था है, चूंकि आप सभी जानते हैं कि पुलिस काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा तो करती है पुलिस, लेकिन पुलिस पुलिस है? और जो जो पुलिस का जो कहानी है, वो सभी जानते हैं कि पुलिस जो है कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो बेसिकली हम पुलिस के बारे में बात करेंगे कि पुलिस की मेन रोल, मेन चीजें क्या है, इन सभी मुद्दों पर जो है हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा बेटा, वो पुलिस के ऊपर ही होगा कि पुलिस का बेसिकली क्या इसमें रोल था और इनकी संरचना कैसी थी, इन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लिखिए पुलिस। जो स्ट्रक्चर हमने शुरुआत में कहा, उसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम बातें कर रहे हैं। पुलिस लिखिए, पुलिस। जो ब्रिटिश प्रभाव देखा जाए 1770 से 75 में, या इसके औपनिवेशिक औपनिवेशिक काल में देखा जाए, तो मुगलों तथा देसी शासकों ने तानाशाही शासन चलाया, जिसे औपचारिक पुलिस व्यवस्था का अभाव था। ठीक है, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ चीजें बदलती चली गईं और जमींदारों को जो है कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने वाले कर्मियों की नियुक्ति तथा वेतन की व्यवस्था करनी होती थी। ठीक है, तो अगर हम ब्रिटिश प्रभाव में बात करें, तो ब्रिटिश प्रभाव में अगर हम बात करें, तो ब्रिटिश प्रभाव में बेसिकली हुआ ये कि 1770 से 75 में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव रखी गई। लिखिए ब्रिटिश ब्रिटिश प्रभाव, पहला लिखिए ब्रिटिश प्रभाव 70 से 75 तक। उसमें क्या हुआ, जो जो मेन मेन पॉइंट है हम उसी को पढ़ेंगे। आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव रखी गई। लिखिए आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव, पुलिस व्यवस्था की नींव, आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव रखी गई।
ठीक है बेटा, आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव रखी गई। ठीक है, आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव रखी गई। 1774 में जो है फौजदार पद को पुनर्स्थापित किया गया। लिख लो, 1774 में फौजदार पद को, फौजदार का जो पद था, पद को क्या किया गया, फौजदार पद को लिख लो बेटा। 1774 में फौजदार जो पद को पुनः स्थापित किया गया, पद को पुनः स्थापित किया गया, पुनः स्थापित किया गया। और 1775 आते आते, 1775 में क्या हुआ बेटा, तो 1775 आते आते फौजदार थाना का बड़े शहरों में किया, मतलब गठन बड़े शहरों में, फौजदार थाना का, फौजदार थाना का गठन बड़े शहरों में किया गया, बड़े शहरों में किया गया, बड़े शहरों में किया गया, बड़े शहरों में किया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सभी को जाननी चाहिए, और ये चीजें जो है चूंकि इंपॉर्टेंट भी है। अगला लिखिए 1792 कर्नावाली संहिता। 1792 कर्नावाली संहिता लिखिए, 1792 कर्नावालिस, कर्नावाली संहिता क्या थी 1792 का, लिख लीजिए। 1792 का कर्नावालिस क्या संहिता क्या था। बंगाल में पुलिस प्रशासन की स्थापना की गई। बंगाल में पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन की स्थापना, लिखिए बंगाल में पुलिस प्रशासन की स्थापना की गई। और क्या हुआ भाई, जिला स्तर पर दरोगा के पद को सृजित किया गया। जिला स्तर पर, जिला स्तर पर दरोगा का पद सृजित, दरोगा का पद सृजित किया गया। और क्या हुआ, पुलिस एसपी को जिला स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाया गया। लिखो, एसपी जो है जिला स्तर पर उत्तरदायी, जिला स्तर पर कानून का उत्तरदायी बनाया गया, कानून का उत्तरदायी बनाया गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, बनाया गया। ठीक है, और आप सभी जानते हैं इसके बाद चूंकि 1814 बेंटिक का सुधार हुआ। लिख लीजिए 1814, 1814 बेंटिक का सुधार लिखिए, 1814 बेंटिक का सुधार, बेंटिक का सुधार लिख लो बेटा। 1814 बेंटिक का क्या सुधार हुआ, क्या इसके बारे में हम लिखेंगे बेंटिक के सुधार में। तो लिखिए, पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त, पुलिस एसपी के पद को समाप्त, पद को समाप्त, पुलिस अधीक्षक, ठीक है बेटा, पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त किया गया। और जिला अधिकारी को कानून व्यवस्था का प्रभार दिया गया। ठीक है, जिला अधीक्षक डीएम साहब को, जिला अधीक्षक डीएम साहब को क्या किया गया, पहले एसपी को था, बाद में डीएम को कानून व्यवस्था का प्रभार दिया गया। कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार दिया गया बेटा, प्रभार। इसके साथ ही साथ कलेक्टर तथा मजिस्ट्रेट को पुलिस बल का नियंत्रण दिया गया। कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट तथा मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट को, ट्रेट को, कलेक्ट्रेट तथा मजिस्ट्रेट को बेटा क्या दिया गया, कलेक्ट्रेट को तथा मजिस्ट्रेट को पुलिस बल पर का नियंत्रण, पुलिस बल का नियंत्रण दिया गया। क्या दिया गया, पुलिस बल का नियंत्रण दिया गया। लिख लीजिए, पुलिस बल का नियंत्रण दिया गया, पुलिस बल का नियंत्रण दिया गया, नियंत्रण दिया गया, पुलिस बल का बेटा नियंत्रण दिया गया। लिख सकते हैं इसको। तो 1814 का बेंटिक का ये सुधार था, क्या इसको लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, जो मेन अगर हम बात करें, 1912 का भारतीय पुलिस आयोग लिखिए, 1912 का भारतीय पुलिस आयोग लिखिए, 1912 का भारतीय पुलिस आयोग लिख लीजिए। 1912 का जो है बेटा भारतीय पुलिस आयोग, इसके बारे में लिखिए, क्या है 1912 का भारतीय पुलिस आयोग। 1861 के पुलिस अधिनियम का मूल्यांकन, 1861 के पुलिस एक्ट का मूल्यांकन, पुलिस एक्ट का
क्या करना बेटा? रिव्यू करना, मूल्यांकन करना। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा लिखिए, पुलिस के प्रशिक्षणता कार्यों को प्रभावी बनाने का सुझाव। पुलिस के प्रशिक्षण तथा कार्यों को प्रभावी बनाने का सुझाव। प्रभावी बनाने का सुझाव। प्रभावी बनाने का सुझाव। ठीक है। 1915 से 1919 चैम्सफोर्ड सुधार हुआ। पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर फोकस था ये। 1915 से 1919 चैम्सफोर्ड सुधार हुआ। चैम्सफोर्ड सुधार हुआ। और ये चैम्सफोर्ड सुधार क्यों हुआ? चैम्सफोर्ड सुधार तो हुआ, इस सुधार में पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर फोकस किया गया। पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर फोकस। पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर फोकस किया गया। करण पर फोकस किया गया। फोकस किया गया। ठीक है। उसके बाद 1923 ली कमीशन आता है। ये सब पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा और लिख लीजिए। 1923 का ली कमीशन आता है। 1923 का ली कमीशन। और 1923 के ली कमीशन में क्या होता है बेटा? न्यायिक तथा पुलिस प्रशासन को पृथक करने का सुझाव। न्यायिक तथा पुलिस प्रशासन को पृथक करने का सुझाव। पृथक करने का सुझाव। पृथक करने का सुझाव दिया गया। पुलिस बल के पेशेवर प्रवृत्ति पर बल दिया गया। पुलिस बल के पेशेवर प्रवृत्ति पर बल दिया गया। पुलिस की बात जो हम कर रहे हैं, पुलिस बल के पेशेवर प्रवृत्ति पर बल दिया गया। पुलिस बल के पेशेवर प्रवृत्ति पर बल दिया गया। अगला देखिए, 1935 भारत शासन अधिनियम। ये सब जानते ही हैं। ठीक है। 1935 भारत शासन पढ़ा चुका हूं वैसे, एक्ट 1935 वाला भी। जो मेन नहीं पढ़ा वो जान लो। 1941 जान लीजिए कि 1941 अगस्त प्रस्ताव, जो अगर हम बात करें 1941 अगस्त प्रस्ताव, अगर इसके बारे में हम बात करें, इसमें क्या ऐसा हुआ? तो पुलिस तथा प्रशासनिक सेवाओं में सुधार का प्रस्ताव ला गया। पुलिस तथा प्रशासनिक सेवाओं में सुधार का प्रस्ताव। पुलिस तथा प्रशासनिक, लिख लीजिए, पुलिस तथा प्रशासनिक जो है, अगर हम बात करें पुलिस तथा, ये पुलिस है बेटा, थोड़ा साफ से लिख देता हूं, पुलिस तथा प्रशासनिक की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक सेवाओं में सुधार का प्रस्ताव। प्रशासनिक सेवाओं में सुधार का प्रस्ताव लाया गया। सुधार का प्रस्ताव लाया गया। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रवादी नेताओं का द्वितीय विश्व में समर्थन के लिए चुके लाया गया। और 1947 यानी कि स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें, स्वतंत्र भारत की जरूरतों के आधार पर पुलिस प्रणाली का पुनर्गठन किया गया। ठीक है। अगला लिख लीजिए, 1947, चूंकि मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता के बाद, जो इस समय चल रहा है स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें बेटा, तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? तो स्वतंत्र भारत की जरूरतों के आधार पर, लिख लो, स्वतंत्र भारत की जरूरतों के आधार पर, स्वतंत्र भारत की जरूरतों के आधार पर, लिख लीजिए, स्वतंत्र भारत की जरूरतों के आधार पर पुलिस प्रणाली का पुनर्गठन तथा अधिग्रहण किया गया। पुलिस प्रणाली का पुनर्गठन तथा अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण किया गया। ठीक है। अधिग्रहण किया गया। तो क्या ये सब चीजें हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर हम बात करें सैन्य संरचना, चूंकि हमने पुलिस पे भी बात कर लिया, तो अगला हेडिंग लिखिए, सैन्य संरचना। सैन्य संरचना कैसी थी? सैन्य संरचना, अगला जो हेडिंग है, जो तीसरा पिलर था, सैन्य संरचना, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सेना का स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें,
तो अगर हम बात करें, चूंकि जितने भी हमारे 1857, चूंकि अगर पहला चरण देखें तो 1757 से लेकर 1857 तक था। जो पहला चरण था 1757 से लेकर 1857 तक था। ठीक है। तो इसमें जो है आप सभी जानते भी हैं, जो सैन्य संरचना में रॉबर्ट क्लाइव चूंकि 1758 से 60 और 64 से 67 तक था। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल, लिख लो गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के समय अगर हम बात करें, चूंकि मैंने कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सेना में भारतीयों की नियुक्ति सिपाही के रूप में आरंभ की। आप सभी जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में, कि युद्ध के बाद, अगर हम बात करें युद्ध के बाद, जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो क्लाइव ने ब्रिटिश सेना में भारतीयों की नियुक्ति सिपाही के रूप में आरंभ की। इसके बाद रॉबर्ट ने भारतीयों की जो नियुक्ति की, भारतीयों की नियुक्ति सिपाही के रूप में की बेटा। किस रूप में की? सिपाही के रूप में की। भारतीयों की जो नियुक्ति की वो किस रूप में की? सिपाही के रूप में की। और ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देश पर कार्य करते थे। ये जो सिपाही थे ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देश पर काम करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देश पर क्या करते थे? ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देश पर काम करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देश पर ये काम करते थे, सोचिए। और ये जो सिपाही थे किसानों के परिवार से थे। ये जो सिपाही थे ना, ये सिपाही, ये किसानों के परिवार से थे। किससे परिवार से थे बेटा? किसानों के परिवार से, फार्मर, किसानों के परिवार से थे। ये लड़ना जानते थे बेटा, किसानों के परिवार से थे। ये सिपाही थे, वो किसानों के परिवार से थे बेटा। सिपाही अस्थाई रैंक तथा वेतन पर रखे गए थे। जो सिपाही रखे गए थे अस्थाई रैंक तथा वेतन पर रखे गए, तथा वेतन पर रखे गए थे, वेतन पर रखे गए थे, रखे गए। ठीक है। फिर लिखिए अगला, वारेन हेस्टिंग्स का समय आता है। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में आप सभी जानते हैं, लिखिए अगला, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के समय क्या होता है बेटा? 1773 से 1783, पढ़ा चुका हूं सब चीजें आपको। 1773 से 1783 अगर हम बात करें, 10 साल इसने जो है नवाबों तथा शासकों के मताहत कार्य करने वाले सिपाहियों के बदले, नवाबों तथा, लिख लीजिए, नवाबों तथा शासकों के मातहत कार्य करने वाले, लिखिए, नवाबों तथा शासकों के मातहत कार्य करने वाले, लिख लीजिए, कार्य करने वाले अगर हम बात करें, सिपाहियों के बदले पंजाब, अवध और राजपूताना से, सिपाहियों के बदले, सिपाहियों के बदले पंजाब से, अवध से और राजपूताना से बेटा, राजपूताना से, पंजाब से, अवध से, राजपूताना से। तो क्या किया इन्होंने? विभिन्न जातियों के लोगों की नियुक्ति की गई। क्या हुआ? विभिन्न जातियों के लोगों की नियुक्ति, विभिन्न जातियों के लोगों की नियुक्ति, जातियों के लोगों की नियुक्ति की गई। विभिन्न जाति के लोगों की क्या की गई बेटा? तो विभिन्न जाति के लोगों की नियुक्ति की गई। ठीक है। बनारस में, बिहार में, यूपी के ब्राह्मण तथा राजपूतों में से सिपाहियों की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये भी लिख लो। बनारस में, मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, यूपी, बिहार, क्या हुआ? बनारस से, में, यूपी से, बिहार से अगर हम बात करें तो ब्राह्मण तथा राजपूतों में से सिपाहियों की नियुक्ति की गई। ब्राह्मण तथा राजपूतों में से, ब्राह्मण तथा राजपूतों में से, राजपूतों में से सिपाहियों की नियुक्ति हुई बेटा। सिपाहियों की नियुक्ति हुई, सिपाहियों की नियुक्ति हुई।
सिपाहियों की नियुक्ति हुई, ये भी लिख लीजिए, सिपाहियों की नियुक्ति हुई। ठीक है, उसके बाद आप सभी जानते हैं, जो इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे न्यायिक प्रणाली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने चूंकि वारेन हेस्टिंग्स के समय की सारी चीजें बात की, जैसे हमने कहा कि सैन्य संरचना में जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय 1757 के युद्ध जो है, ये युद्ध के बाद है, 1757 के प्लासी की लड़ाई के युद्ध के बाद। ठीक है बेटा, युद्ध के बाद ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात किया, हमने बात किया वारेन हेस्टिंग्स के समय बात किया। अब अगला जो हम लिखेंगे, चूंकि सारे स्तंभ को हमने लिखा और सभी स्तंभों को जो है हमने अच्छे से कवर किया, और इस स्तंभों में जो है एक मेन जो हम बात करेंगे, जो सबसे लास्ट में हमने कहा स्तंभों में, तो उन स्तंभों में हम बात करेंगे बेटा, तो वो स्तंभ और कोई नहीं, जिस स्तंभ के बारे में हम चर्चा तब से कर रहे थे, न्यायिक जो प्रणाली हमारी। तो आइए जो है न्यायिक प्रणाली के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो आखिरी स्तंभ है हमारा न्यायिक प्रणाली, तो लिख लीजिए न्यायिक प्रणाली के बारे में। न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली में अगर हम बात करें बेटा, तो न्यायिक प्रणाली में जो हम कहें, चूंकि अगर हम बात करें जो 1726 में अगर देखा जाए मेयर कोर्ट, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास मद्रास में, बंबई में और कलकत्ता में स्थापना की गई थी। ठीक है, और सिविल सेवा तथा आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया था। आप सभी जानते हैं कि 1726 का मेयर कोर्ट लिखिए, 1726 का मेयर कोर्ट, 1726 मेयर कोर्ट। और ये मेयर कोर्ट कहां कहां बेटा, तो लिख लीजिए मेयर कोर्ट जो है, जो ईआईसी द्वारा जो है मद्रास, बंबई, कलकत्ता में स्थापना, ईआईसी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहां पर, मद्रास, बंबई, कलकत्ता में स्थापना। क्या इस पॉइंट को लिख सकते हैं? दूसरा लिखिए सिविल तथा आपराधिक मामलों का निपटारा, इसी में लिखिए सिविल तथा आपराधिक मामलों का निपटारा, आपराधिक मामलों का निपटारा, मामलों का निपटारा, सिविल तथा आपराधिक मामलों का निपटारा, लिख लीजिए ये भी, सिविल तथा आपराधिक मामलों का निपटारा। अगला लिखिए इसी में, चूंकि न्यायिक प्रणाली में जो है मैंने कहा कि 1726 का मेयर कोर्ट, और 1772 लिखिए वारेन हेस्टिंग्स की योजना, 1772 वारेन हेस्टिंग्स की योजना, वारेन हेस्टिंग्स की योजना, वारेन हेस्टिंग्स की योजना के बारे में अगर हम चर्चा करें बेटा, तो जिला स्तर पर अगर हम बात करें, जिला स्तर पर न्यायिक प्रशासन की स्थापना, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर न्यायिक प्रशासन की स्थापना, जुडिशियल प्रशासन की स्थापना, न्यायिक प्रशासन की स्थापना। ठीक है, न्यायिक प्रशासन की स्थापना, ये लिख सकते हैं दीवानी अदालत, जिसे सिविल कोर्ट का गठन किया गया, दीवानी अदालत, दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट जिसे कहते हैं बेटा, सिविल कोर्ट का गठन किया गया। और क्या लिख सकते हैं, मुंसिक को सिविल विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधीश बनाया गया, जो मुंसिक था उसको सिविल विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधीश बनाया गया, मुंसिक को, मुंसिक को, मुंसिक को सिविल विवादों के निपटारे के लिए, विवादों के निपटारे के लिए, निपटारे, सिविल विवादों के निपटारे के लिए क्या बनाया गया बेटा, सिविल विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधीश बनाया गया, न्याय का धीश बनाया गया बेटा, न्यायाधीश बनाया गया, बनाया गया, न्यायाधीश बनाया गया। क्या इस पॉइंट को सब लिख सकते हैं ना हम लोग कि क्या बनाया गया, न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 1774 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, आप सभी जानते भी हैं। लिखिए अगला, 1774 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की जिसकी बात हम कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की बेटा स्थापना होती है कलकत्ता में, जो है सर्वोच्च न्यायालय की क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और प्रथम ब्रिटिश प्रणाली का कोर्ट था ये,
प्रथम ब्रिटिश प्रणाली का कोड था ये, ब्रिटिश प्रणाली का कोड था बेटा, प्रणाली का कोड था, प्रथम ब्रिटिश प्रणाली का ये बेटा, ये क्या था, कोड था। और ब्रिटिश नागरिकों के लिए क्षेत्राधिकार बाद में भारतीय नागरिकों पर लागू हुआ। ब्रिटिश नागरिकों के लिए क्षेत्राधिकार, लिख लो, ब्रिटिश नागरिकों के लिए क्षेत्राधिकार, ब्रिटिश नागरिकों के लिए क्षेत्राधिकार, ठीक है। और क्षेत्राधिकार ही नहीं, बाद में भारतीय नागरिकों पर लागू हुआ, बाद में भारतीय नागरिकों, बाद में भारतीय नागरिकों पर लागू हुआ, लागू हुआ, बाद में भारतीय नागरिकों पर लागू हुआ, ठीक है। तो 1774 कलकत्ता वाला हो गया, ठीक है। अगला लिखिए, 1793 कर्नावालिस संहिता, 1793 कार्नावालिस, कार्नावालिस संहिता, 1793 कर्नावालिस संहिता। इसमें शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ, लिखो, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ, सिद्धांत लागू, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ। जिला फौजदारी कोर्ट की समाप्ति हुई, लिख लो, जिला फौजदारी कोर्ट की समाप्ति हुई, कोर्ट की समाप्ति हुई, ठीक। इसके बाद लिखो, इसे सर्किट कोर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, इसे सर्किट कोर्ट द्वारा, सर्किट कोर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कलकत्ता में अपीली कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता में, लिखो, कलकत्ता में अपीली कोर्ट की स्थापना की गई, अपीली कोर्ट की स्थापना की गई बेटा, स्थापना की गई। ये सब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये जितने भी पॉइंट्स लिखा रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब चीजें जो है आपको जो है आपके उसमें जो है लिखना भी है, ठीक है बेटा। तो अपीली कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद जो मैंने कहा आप सभी से कि जितने भी, चूंकि कोर्ट से संबंधित जितने भी मैंने बातें किया आपसे, कि कलकत्ता में जो है मैंने कहा कि 1793 का कर्नावाली संहिता के बारे में हमने जिक्र किया। इसके बाद अगर हम बात करें, जो मेन चीजें अगर हम और आगे बात करें, आप सभी जानते हैं कि 1800 का दशक जो था वो न्यायिक प्रणाली का विस्तार हुआ, ठीक है। लेकिन 1800 का दशक जो था, 1800 का दशक अगर हम बात करें, इस दशक में क्या हुआ, तो 1800 के दशक में इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट यह है कि जो सत्र न्यायालय के रूप में सर्किट कोर्ट की स्थापना हुई, सत्र न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायालय के रूप में, लिख लो, न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायालय के रूप में सर्किट कोर्ट की स्थापना हुई, सर्किट लिखो बेटा, कोर्ट की स्थापना, कोर्ट की स्थापना हुई, सर्किट कोर्ट की स्थापना हुई, ये भी लिख लो, ठीक है। 1833 का चार्टर्ड आया जिसमें कानून को संहिताबद्ध किया गया, इसके बाद लिख लो 1833 का चार्टर्ड आया, क्या किया गया, इस चार्टर्ड के तहत कानून को संहिताबद्ध किया गया, कानून को संहिताबद्ध किया गया, कानून को जो लॉ था, कानून को संहिताबद्ध किया गया, बद्ध किया गया, संहिताबद्ध किया गया। फिर विलियम बेंटिक आता है 1828 से 33 के बीच में, ठीक है बेटा। अगला लिख लीजिए, जो विलियम बेंटिक आता है 1828 से 33 के बीच में, लिखिए, विलियम बेंटिक वो क्या करता है, विलियम बेंटिक 1828 से 33 के बीच में, और वाते ही क्या करता है, सबसे पहले वाते सर्किट कोर्ट को समाप्त किया, सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया उसने, सर्किट कोर्ट को समाप्त किया,
सर्किट कोर्ट को बेटा उसने समाप्त किया, और सर्किट कोर्ट को ही समाप्त नहीं किया, राजस्व एवं सर्किट का नियंत्रण तथा निरीक्षण कलेक्टर को दे दिया। लिखो, जो सर्किट कोर्ट को समाप्त किया और राजस्व तथा सर्किट का नियंत्रण, लिखो, राजस्व तथा सर्किट का नियंत्रण, राजस्व तथा सर्किट का जो नियंत्रण था वो क्या किया, राजस्व तथा सर्किट का जो नियंत्रण था बेटा तथा निरीक्षण कलेक्टर को दे प्रदान किया। नियंत्रण तथा निरीक्षण कलेक्टर को प्रदान किया, कलेक्टर को प्रदान किया, कलेक्टर को प्रदान किया, प्रदान किया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी समय जो है आप सभी जानते हैं आपराधिक प्रक्रिया मैकाले के नेतृत्व में विधि आयोग की स्थगित किया गया। लिख लो, मैकाले के नेतृत्व में, मैकाले के नेतृत्व में, मैकाले के नेतृत्व में बेटा आप सभी जानते भी हैं कि विधि आयोग स्थापित किया गया। स्थापित, और इसी विधि आयोग के तहत अगर हम बात करें तो जो अगर बात करते हैं इंडियन पीनल कोड 1860 ये सब लाया गया। आईपीसी 1860, आईपीसी जो पढ़ते हो आप, इंडियन पीनल कोड 1860 लाया गया, आईपीसी 1860 लाया गया बेटा। सिविल प्रक्रिया कोड 1859, सिविल प्रक्रिया कोड 1859 ये सब लिख सकते हैं, सिविल 1859। और आपराधिक प्रक्रिया कोड 1861 लिख लो, आपराधिक प्रक्रिया कोड 1861। ठीक है, ये सब लाए गए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको सबको नोट डाउन करना भी है। अगला लिखिए, इसके बाद बात करें, चूंकि मैंने कहा कि 1858 चूंकि सिपाही विद्रोह के बाद सुधार हुआ, लिख लो 57 के विद्रोह के बाद 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद सुधार हुआ। सुधार क्या हुआ, सुधार ये हुआ बेटा, क्या हुआ सुधार, तो 1862 में जो है कलकत्ता बंबई मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1862 में कलकत्ता बंबई मद्रास, इन तीनों जगह कलकत्ता बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना। समझ में आया। अगला देखिए 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। 1861 भारतीय उच्च न्यायालय, चूंकि हाईकोर्ट की स्थापना हुई, अब इसका कुछ नियम तो होगा ना भाई। उच्च न्यायालय एक्ट, उच्च न्यायालय एक्ट, उच्च न्यायालय एक्ट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। उच्च न्यायालय का क्या एक्ट था, भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट क्या था, थोड़ा सा एक्ट जान लीजिए। उच्च न्यायालय एक्ट में यह था कि ब्रिटिश क्राउन के तहत न्याय प्रणाली को एकीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर उच्च न्यायालयों की नियंत्रण, जो भी पहले ये लिखो, अधीनस्थ न्यायालयों के जो लोअर कोर्ट है के ऊपर किसका नियंत्रण, हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का नियंत्रण, उच्च न्यायालय का नियंत्रण, उच्च न्यायालय का नियंत्रण, ये लिख सकते हैं। फिर लिखो 1864 न्यायिक कमिश्नर कोर्ट की स्थापना। 1864 लिखो, 1864 न्यायिक कमिश्नर कोर्ट की स्थापना, न्यायिक कमिश्नर कोर्ट की स्थापना लिखो। इसमें क्या लिख सकते हो, कोर्ट की स्थापना, इसमें यह हुआ कि सिविल तथा क्रिमिनल मामलों के लिए छोटे अधिकारों की, क्षेत्राधिकारों की स्थापना की गई। लिखो, सिविल तथा क्रिमिनल, लिखो सिविल तथा क्रिमिनल, ठीक है बेटा, सिविल तथा क्रिमिनल मामलों के लिए, मामलों के लिए, सिविल तथा क्रिमिनल मामलों के लिए छोटे क्षेत्राधिकारों की स्थापना, छोटे क्षेत्राधिकारों की स्थापना,
क्षेत्राधिकारों की स्थापना, ठीक है, क्षेत्राधिकारों की स्थापना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1872 में, लिखिए 1872 में लिखिए, तो 1872 में की अगर हम बात करें बेटा, तो 1872 में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया, भारतीय साक्ष्य एक्ट आया, भारतीय साक्ष्य एक्ट आया बेटा। और भारतीय साक्ष्य एक्ट में क्या था, विधिक सुधारों की ओर महत्वपूर्ण कदम था, विधिक सुधारों की ओर महत्वपूर्ण कदम था, विधिक सुधारों की ओर महत्वपूर्ण कदम था, विधिक सुधारों की तरफ क्या था बेटा, महत्वपूर्ण कदम था। तो जितने भी मैं आप सभी को इसमें बता रहा हूं कि विधिक सुधारों की ओर महत्वपूर्ण ये जो था वो क्या था बेटा, वो विधिक सुधारों की ओर जो है महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। तो ये सब जो है आपको नोट डाउन करना है। फिर 1909 का अगर हम बात करें, 1909 लिखिए, मार्ले मिंटो की बात करें, भारतीय न्याय प्रणाली का विस्तार हुआ 1909, भारतीय, लिख लीजिए, न्यायिक प्रणाली का विस्तार हुआ, न्यायिक प्रणाली का लिखो विस्तार हुआ, ठीक है, ये भी कह सकते हो। इसके बाद न्यायिक प्रणाली का विस्तार हुआ, 1935 का एक्ट आता है, ठीक है, 1935 का एक्ट। और 1935 के एक्ट के तहत बेटा संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में, संघीय, ठीक है बेटा, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में। और एक मुख्य न्यायाधीश था, 6 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य छह छह न्यायाधीश, 6 न्यायाधीश थे, आप सभी जानते भी हैं। एक मुख्य न्यायाधीश थे, अन्य जो थे वो 6 न्यायाधीश थे, ठीक है, तो ये भी जानते हैं आप सभी, ठीक है। तो जितना भी मैंने इसमें आप सभी को, चूंकि जितना भी एक्ट था उन सभी एक्टों के बारे में जो है हमने चर्चा किया। और इन चर्चा से जो हमने कहा शुरू में जो है कि जितने भी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड अगर हम बात करें, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो जितने भी क्वेश्चंस हम अगर बात करें वो सारे क्वेश्चंस जो है इसी में से आपसे, ठीक है, पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस की हम बात करें इसी में से क्वेश्चंस जो है बेटा आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है प्रशासनिक संरचना के बारे में जो बात करें कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो था वो प्रशासनिक संरचना क्या था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो था वो प्रशासनिक संरचना में हमने सारी मुद्दों पर बात किया। और सारी मुद्दों पर बात करने के बाद जो है, जो हमने चारों पिलरों के बारे में बात किया, और उन पिलरों के बारे में जो है हमने एक एक करके जो है आप सभी से जो है संवाद किया। तो आप सभी जानते भी हैं, जो मैंने कहा भी, इसमें जो सारे पिलर्स जो सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस की बारे में अगर हम बात करें, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर प्रशासनिक सुधार क्या थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय सिविल सेवा का गठन कब हुआ और इसका क्या महत्व था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ब्रिटिश शासन के दौरान कर प्रणाली कैसी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने पढ़ाया आप सभी को। ब्रिटिश शासन के दौरान न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। ब्रिटिश शासन में जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, 1784 का पिक्स इंडिया एक्ट हुआ, या 1858 का भारत शासन अधिनियम हुआ, या 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, या 1935 का भारत शासन अधिनियम हुआ। तो इससे रिलेटेड आपसे परीक्षा में जो है जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे, उनसे रिलेटेड जो है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, तो इसी में से सारे के सारे जो क्वेश्चंस जो है बेटा, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको इसी में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी को अच्छे तरीके से कवर करना है। और जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं संवैधानिक प्रावधान के बारे में, या 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो है, आप सभी जानते हैं कि सारी चीजें मैं पढ़ा ही चुका हूं कि दो देशों के रूप में भारत का चूंकि विभाजन हुआ और भारत शासन अधिनियम आया, द्वैध शासन, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं इनको, तो ये बार बार पढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन मेन मेन जो चीजें थी उसमें सारा हमने आप सभी से जो है इसके बारे में जिक्र किया।
तो अच्छे से जो है इन सभी को जो है हमको पढ़ना है। और 6 जो मैंने कहा कि इसमें जो है इसी तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। और चूंकि बहुत सारे विधि आयोग की स्थापना भी की गई थी, अगर हम बात करें तो 5 विधि आयोग है। चलिए 5 विधि आयोग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसी में। चलिए विधि आयोग के बारे में अगर हम बात करें कि विधि आयोग के बारे में, ठीक है, तो प्रथम विधि आयोग लिख लीजिए। प्रथम विधि आयोग, जो प्रथम विधि आयोग कब आया लिख लो, हेडिंग डाल लो विधि आयोग। ठीक है बेटा, विधि आयोग। जब ये सब पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ लिया जाए विधि आयोग के बारे में। लिखो प्रथम विधि जो आयोग था वो 1834 से 38 तक था। कब से कब तक था बेटा? 1834 से 1838 तक था प्रथम विधि आयोग। प्रथम पहला विधि आयोग के बारे में बात करें तो प्रथम विधि जो आयोग था 1834 से 1838 तक था। और लॉर्ड मैकाले की जो अध्यक्षता में गठित किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अध्यक्षता में गठित, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बेटा इसे गठित किया गया था। द्वितीय विधि आयोग 1853 में आता है। द्वितीय विधि आयोग जो आया था 1853 में आता है। और 1853 में तो आता ही आता है, 1853 में लिख लो, 1853 में आता है द्वितीय विधि आयोग। और रोमिली की अध्यक्षता में होता है। जॉन रोमिली की अध्यक्षता में, जॉन रोमिली की अध्यक्षता में होता है। ठीक है। तीसरा विधि आयोग भी जो होता है, जॉन रोमिली अध्यक्ष बने, बाद में सर हेनरी मेन को अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा जो आता है विधि आयोग, शुरुआत बाद में जो है अगर हम बात करें, शुरुआत में जॉन रोमिली अध्यक्ष बने, बाद में जो है सर हेनरी मेन को अध्यक्ष बनाया गया। सर हेनरी मेन को, सर हेनरी मेन को अध्यक्ष बनाया गया। लिख लो, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। कब आया ये तीसरा? तो 1861 में आया बेटा। कब आया? 1861 में आया। लिख लो। चौथा भी लिख लो बेटा, जब इतना लिख रहे हो। चतुर्थ लिख लो, विधि आयोग। चतुर्थ विधि आयोग कब आया बेटा? तो ये आया 1879 से 87 तक। 1879 से 1887 तक। और इस विधि आयोग में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हिटली स्टोक्स की अध्यक्षता में गठित हुआ था। व्हिटली स्टोक, जो लिख सकते हैं ह्यूटली, लिखो ह्यूटली है, ह्यूटली, हिटली की अध्यक्षता में, हिटली की अध्यक्षता में गठित, लिख सकते हैं ना कि हिटली की अध्यक्षता में गठित। और पांचवा विधि आयोग जो अगर हम बात करें, जो पांचवा विधि आयोग था वह 1920 से 1929 के बीच में आया। पांचवा विधि आयोग लिख लो। पांचवा विधि आयोग, पांचवा बेटा विधि आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो पांचवा विधि जो आयोग था, पांचवा विधि आयोग जो था बेटा, पांचवा जो विधि आयोग था 1920 से 1929 के बीच में था। 1920 से 1929 के बीच में था। और सर कर्टिनरी जो है डलबर्ट की अध्यक्षता में गठित किया गया। सर कर्टिनरी लिख लो, सर कर्टिनरी की अध्यक्षता में गठित, अध्यक्षता में गठित किया गया। अध्यक्षता में बेटा इसे गठित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय कानूनों के अधिग्रहण पर फोकस किया गया। इसी में प्रथम वर्ल्ड वार के बाद, विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिख लो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीय कानूनों के अधिग्रहण पर फोकस किया गया। भारतीय कानूनों के अधिग्रहण पर फोकस किया गया बेटा, फोकस किया गया। ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा, जितने भी पांचों विधि आयोग से रिलेटेड हमने बातें की, हमने चर्चा परिचर्चा किया। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न मैंने कहा, जैसे प्रश्न में मैंने कहा, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि जो है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए गए थे। ये क्वेश्चन, या 1783 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, या 1858 का भारत शासन अधिनियम हुआ, या भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार कौन कौन से हुए थे, ये हुआ।
ब्रिटिश शासन के दौरान न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप कैसे था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधार कौन कौन से किए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय सिविल सेवा का गठन कब हुआ और इसका महत्व क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और 1853 में भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है जो जितने भी क्वेश्चंस इसमें दौरान न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी मैंने आप टॉपिक पढ़ाए हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस आपको जो है प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं और पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं, उससे रिलेटेड मैंने सारा इसमें करा दिया है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस जो भी दिए गए हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से करिए और इसका आंसर राइटिंग करने का कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।